हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर MS खान। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। मैं बात कर रहा हूँ रिवीजन क्लास का और पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश कर चुके। दूसरा चैप्टर जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर NCERT में देखेंगे तो ये तीसरा चैप्टर होगा और आपके जो टर्म 1 का क्वेश्चन फिज़िक्स का आने वाला है उस वॉल्यूम 1 जो NCERT का है उससे आना है और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है क्या क्या टॉपिक है उसको हम लोग समझते हुए फटाफट तरीके से चलते हैं ताकि आपका रिवीजन कम टाइम में सारा का सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें चार्ज का जो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल में उसके रेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज का जो रेट होगा किसी भी मटेरियल्स के थ्रू वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ए गिवन कंडक्टर और मटेरियल्स। कंडक्टर इसलिए या मटेरियल कह रहे हैं क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो बटा है वो तीन तरीके से, एक को कंडक्टर कहते हैं, दूसरे को सेमीकंडक्टर और तीसरे को इंसुलेटर। अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर कंडक्टर में फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। सेमीकंडक्टर में अगर बात करें जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है सेमीकंडक्टर में, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स होता है। उसी तरह से अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, केमिकल सब्सटेंसेस में वाटर अगर इमर्स करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट मतलब वहाँ पर जो मटेरियल्स बनता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है और उसमें जो चार्ज कैरी होता है, फ्लो करता है, वो आयंस के रूप में कहलाता है। तो जो चार्ज पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट को उसे हम लोग चार्ज कैरियर्स कहते हैं, करंट कैरियर कहते हैं। और यहाँ पर कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन्स है, सेमीकंडक्टर के लिए होल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों है और किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ पर चार्ज कैरियर के रूप में होता है। तो किसी कंडक्टर को अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट लेंगे तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर होता है। यहाँ पर सेल लगाए हुए हैं और जब सेल लगाते हैं तो इस कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर मिलता है और उसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर। और उसी तरह से कन्वेंशनली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंडक्टर में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स की ओर फ्लो करता है। और जिस स्पीड के साथ जो एवरेज स्पीड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की ही बात करें तो ये स्केलर है और इसका SI यूनिट एम्पियर होता है। एवरेज करंट की बात करेंगे तो यहाँ पर I लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा की बाई डेल्टा t के रूप में अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट को दिखा रहे हैं तो उसी को यानी इस वाले को अगर हम लिखना चाहेंगे तो dq बाई dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। या अगर हम चार्ज निकालना चाहेंगे तो I dt के रूप में। क्लियर? यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ए गिवन मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, इसलिए इसको हम लोग चार्ज कैरियर कहते हैं। और इसका जो एवरेज वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ये किसी कंडक्टर में बहुत ही कम वैल्यू के साथ होता है और ये वैल्यू जो होगा वो 10⁻³ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बीच में होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो उसका जो थर्मल स्पीड होगा यानी हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड होगा वो रैंडमली मूव करेगा और किसी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज स्पीड होगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन ओवरऑल जब है एवरेज निकालेंगे थर्मल
टेम्परेचर्स के कारण यानी हीट के कारण जो रेंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसका एवरेज जो वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो उसका एवरेज जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं तो वो हमेशा लीनियर पाथ पे चलता है। यानी अगर कोई करंट कंस्टिट्यूट होता है कंडक्टर में, स्विच ऑन करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट जो होता है वो लीनियर पाथ पे होता है, स्ट्रेट पाथ पे होता है, और इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसके वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है उस फोर्स के लगने की वजह से ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता है, इससे टकराता है, फिर अगला वाला इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और इस तरह से एनर्जी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाता है, मूव कर जाता है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का जो स्पीड है यहाँ पर वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी जो लाइट का स्पीड हम लोग कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस स्पीड के साथ इसका वेव या उसकी एनर्जी जो है प्रोपेगेट इस कंडक्टर में कर जाता है। स्टूडेंट अब आगे हम लोग बात करें कि रिलेशन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ है। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ देख रहे हैं -EE/m × t। t जो है वो टॉ है, और टॉ के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर ये रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हुआ कि जो टाइम लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच या इलेक्ट्रॉन किसी मेटालिक सरफेस से टकराने के बीच, वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है टकराने का जो रेट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज़ करता है। तो हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो स्टूडेंट उस इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो यहाँ पर ये आपका घट रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, घटेगा। यानी रिलैक्सेशन टाइम के घटने से, डिक्रीज़ करने से, टेम्परेचर के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ करता है, घट जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, वैसे उसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज़ करेगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने से घट रहा है, तो उसी के साथ इलेक्ट्रिक करंट का भी वैल्यू घटेगा। तो आप जानते हैं कि किसी कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस जो बढ़ता है उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन का जो रेट है कोलिजन का वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है। यहाँ हम लोगों ने लिखा है, पढ़ रहे हैं आप, वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो है वो क्या बोलता है कि जो फ्लो कर रहा है करंट उसके पर यूनिट एरिया में वो यहाँ पर करंट डेंसिटी कहलाता है। करंट डेंसिटी का मतलब हुआ कि द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये वेक्टर है, और जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इस करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो यहाँ पर वेक्टर शो कर रहा है। तो वेक्टर के रूप में हम यहाँ पर करंट डेंसिटी को ले रहे हैं। अब एक रिलेशन को और देखना चाहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो करंट डेंसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल होता है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स का तो यहाँ पर करंट डेंसिटी भी बढ़ेगा। एक चीज़ और क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। जे और ए के बीच का रिलेशन अगर देखेंगे तो वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जे यहाँ पर करंट डेंसिटी है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो जे और ए में जो रिलेशन है वो ये है कि जे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। मतलब ये हुआ कि करंट डेंसिटी यहाँ पर घटेगा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। कभी कभी फिगर में दे देता है कि ये इस तरह से है, ठीक है। तो जहाँ पर एरिया बढ़ेगा वहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगा स्टूडेंट, घट जाएगा। अगर 2 पॉइंट दिखा देते हैं यहाँ पर ए पे और बी पे, तो यहाँ जो जे होगा, जे ए मान लेते हैं इसको, जे ए, और यहाँ पर जे बी। जाहिर सी बात है कि एरिया यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट डेंसिटी जो होगा वो कम होगा, तो जे बी लेस देन हो जाएगा जे ए। तो ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है, अगर इस तरह के फिगर के साथ रिप्रेजेंट करना हो तो आप आसानी से कर सकते। तो करंट जो है
वो दो तरीके का होता है, एक AC जिसको अल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं और दूसरा DC। अल्टरनेटिंग करंट में टाइम के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है पीरियोडिकली, लेकिन DC करंट में टाइम के साथ इलेक्ट्रिक करंट का ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन। तो DC करंट जो होता है वो AC से वीक होता है। सेम वोल्टेज पर AC इज़ √2 टाइम्स डेंजरस देन DC, यानी √2 टाइम्स जो होता है AC, उसका पीक वैल्यू AC का, वो DC से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि AC खतरनाक है DC से। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम लोग बात कर लें कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है कि V जो है वो प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई कर रहे हैं और अगर उसको इंक्रीज़ कराते हैं 1 वोल्ट से 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से 5 वोल्ट, तो वैसे ही करंट भी 1 एम्पीयर से 2, 2 से 5 हो जाएगा। यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब ये हुआ कि V और I उसी रेट से बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी इंक्रीज़ करेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो कि यहाँ पर वो R है और V इज इक्वल टू R है। R के बारे में आप पढ़ें कि ये रेजिस्टेंस और करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। अब कहीं पे करंट कम चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस वायर ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला वायर यूज़ करना पड़ेगा ताकि करंट वहाँ पर कम हो जाए। लेकिन जहाँ करंट का अमाउंट ज़्यादा चाहिए वहाँ रेजिस्टेंस को कम रखना होगा। रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए वायर को थिक करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आप अगर वायर कैसा यूज़ कर रहे हैं, थिक कर रहे हैं, यानी मोटा वायर यूज़ करेंगे तो AC आप फ्रिज जो है या और भी हैवी व्हीकल्स के रूप चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को यूज़ करने के लिए थिक वायर का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि वहाँ पे रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा तो करंट आसानी से मिल जाएगा। तो R जो है वो रेजिस्टेंस है और ये क्या है, कांस्टेंट है। जब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा कोई मटेरियल वो यहाँ पर कंडक्टर कहलाता है, यानी जो कंडक्टर है वो ओमिक कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो ओमिक कंडक्टर में नहीं आता है। ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है अगर देखें तो ये R वो DC करंट पर बेस्ड होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। तो DC करंट यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं और वो V प्रोपोर्शनल टू R है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो ओम्स लॉ है वो AC और DC दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए, यानी रेजिस्टेंस वायर के लिए ही यूज़ होता है। आगे पढ़ेंगे कि और भी वायर है जो इंडक्टर कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। ये इंडक्टर और कैपेसिटर की बात अगर करेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये जो ओम्स लॉ है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर जो लगा होगा सर्किट में उसके लिए ये वैलिड है। बाकी अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करेंगे तो वहाँ पर V और I प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ V इज इक्वल टू RI जो कह रहे हैं वो DC के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं। और R जो है यहाँ पर ये V/I है, यानी R जो है वो डिपेंड नहीं करता है V और RI के ऊपर। R जो है वो डिपेंड करता है ऑन R डिपेंड करता है वायर की लेंथ के ऊपर, CS एरिया के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि लेंथ अगर इंक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा। ये दोनों के लिए दिखा रहे हैं। लेंथ इंक्रीज़ तो R भी इंक्रीज़ करेगा, अगर एरिया इंक्रीज़ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़, टेम्परेचर इंक्रीज़ कंडक्टर के लिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। नेचर अब देखना होगा कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस उसका अधिक होगा। तो रेजिस्टिविटी के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी जो है यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होता है, इसलिए किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका कम होगा। लेकिन कंडक्टर में भी बहुत सारा आता है, आप एल्युमिनियम ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे, सिल्वर लेंगे या और भी आप मेटालिक कंडक्टर यूज़ करेंगे तो सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग। यानी लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घट रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है स्टूडेंट,
बढ़ रहा है। तो किसके लिए बढ़ रहा है? ये वाली केस यहाँ पर मेटल के लिए आता है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी क्या होगा? घटेगा। तो आपको ये बता चुके कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I, और उसके साथ ये सारा रिलेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से लेंथ वायर का 1 मीटर से 2 मीटर करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 1 से 2 हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे अगर तो फिर रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे उतना घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग देख के आ रहे हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसी रो को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रो इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो RA बटा L, इसका यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो ओम मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है ओम, और यहाँ रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। एक चीज़ याद रखना है कि रेजिस्टेंस लेंथ और CS एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ जो रेजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट है ऑन L एंड A। याद रखिएगा, L और A पर ये रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। ये जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उसके बाद ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, नेचर पे। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाता है। ठीक है, मेटल के लिए। लेकिन अगर हम बात कर लें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करेगा। किस में? सेमीकंडक्टर। आजकल जो यूज़ हो रहा है सारे जो मॉडर्न अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी तो वो सब सेमीकंडक्टर का ही बना हुआ है। जितने सारे एप्लियंसेस है जैसे LED है, आपका मदरबोर्ड जो चिप्स लगा हुआ है, आपका क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर है, आपका IC है, ये सब आजकल जो है वो चला आया है सेमीकंडक्टर और उसके कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर अंतर इसलिए इसका यूज़ हो रहा है क्योंकि बाकी जो मेटल कंडक्टर पहले यूज़ होता था वो हीट होकर के जल्दी मेल्ट कर जाता था क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता था हीट होने से। यहाँ क्या हो रहा है कि सेमीकंडक्टर के हीट होने से टेम्परेचर, ये हीट होने से रेजिस्टेंस जो है वो घट जा रहा है। तो वहाँ मेटल में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, इसलिए वो बर्न कर जाएगा, जल जाता था। यहाँ सेमीकंडक्टर में वैसा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा टिकाऊ है। कौन? सेमीकंडक्टर से बना हुआ। और आज जो भी हम लोग देख रहे हैं LED बल्ब, ट्यूबलाइट जो है वो LED उसके अंदर लगा हुआ है, तो ये सब बहुत लंबा चलता है, इसकी गारंटी वारंटी ज़्यादा दिन का होता है। पहले वाला जो फिलामेंट वाला बल्ब होता था जिसमें टंगस्टन यूज़ करते हैं वो हीट की वजह से ही जलता है, बर्न होता था। रेजिस्टेंस हाई होने से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ क्या है? पावर कंजक्शन सेमीकंडक्टर का जब यूज़ करेंगे तो ये कम है। अगर नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक, कंडक्टर के लिए अगर हम लोग लेंगे तो रो का जो वैल्यू रेंज है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर के रूप में, 0 डिग्री सेल्सियस अगर ले लें तो उस पर जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इस रूप में होता है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर में लगभग 10⁻2 से 10⁻6 ओम मीटर के बीच में होता है। और उसके बाद अगर रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की बात करिएगा तो 10⁻6 से लेकर के आगे 10⁻22 ओम मीटर के बीच में होता है। यानी रेजिस्टिविटी सबसे अधिक देखने को मिल रहा है इंसुलेटर का। उससे कम अगर है तो वो सेमीकंडक्टर, और सबसे कम रेजिस्टिविटी अगर है तो वो कंडक्टर का। तो जहाँ रेजिस्टिविटी कम होगा करंट के फ्लो को अपोज कम करेगा और उसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ जो इंसुलेटर है इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, इसलिए यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता है। अब इंसुलेटर में कौन हो सकता है? तो LED, माइका है ना, रबर, प्लास्टिक,
ये सब में करंट का फ्लो नहीं होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि स्क्रू ड्राइवर में जो है आपका प्लास्टिक कवर लगा होता है, रबर का होता है, और ये इसलिए लगा होता है क्योंकि करंट का फ्लो इंसुलेटर के थ्रू नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में होता है करंट का फ्लो, और इसकी रेजिस्टिविटी जो है तो कंडक्टर से ज़्यादा, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होने लगता है और रेजिस्टेंस कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये आसानी से करंट को कंडक्ट कर लेता है, और जितना ज़्यादा हीट होता है उतना बेहतर काम करता है ये सेमीकंडक्टर। कंडक्टर तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन एक डिमेरिट ये है कि ये हीट बहुत जल्दी होगा, और हीट जब होगा तो इसमें जल्दी से रेजिस्टेंस भी डेवलप कर जाएगा, और रेजिस्टेंस डेवलप करेगा तो करंट का फ्लो कम होगा, और जो सर्किट है वो जल्दी से क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, जल सकता है। इसलिए कंडक्टर के साथ साथ आज जो है सेमी कंडक्टर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और आज जो सुपर कंप्यूटर है उसमें आपके जो बसेज हैं उसके अंदर, बस का मतलब आप समझ रहे हैं, जो वायर है आज उस तरह का वायर यूज़ नहीं होता है। आप देखेंगे उसमें किस तरह का बस जो कह रहे हैं, जो वायर यूज़ हो रहा है उसमें वो सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, और वो जल्दी मेल्ट नहीं करता। तो बिना वायर का जो सर्किट है, इसका मतलब है कि वहाँ सेमीकंडक्टर का ही इस्तेमाल किया गया है। सेमीकंडक्टर का मतलब है सिलिकॉन, जर्मेनियम से बना हुआ कंपाउंड, और सिलिकॉन बहुत आसानी से आपको मिल जाता है हर जगह पे, रोड पे भी मिल जाएगा आपको, समुंदर के पास तो अथाह है। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का जो सोर्स है वो सैंड है, बालू है, और ये आप जान रहे हैं कि ये अवेलेबल है हर जगह पे। इसीलिए आज जो है ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे ग्रोथ कर रहा है, और आसानी से मिल जा रहा है, कम जो है खर्च में भी ये उपलब्ध हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे का जो साइंस है वो कहाँ तक डेवलप करता है वो तो अभी नहीं पता, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है 100 साल पहले की बात अगर करें और आज का, तो बहुत अंतर है, और हम कह सकते हैं कि ज़मीन और आसमान का ही अंतर है ना। तो रेजिस्टेंस समझ गए, रेजिस्टिविटी समझ गए आप। आगे अब हम लोग बात कर लें सेल का। सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बार बार जो हम लोगों ने बना है इसको, ये रेजिस्टेंस है, ये सेल है, इसका पोटेंशियल, तो इस यहाँ पे बल्ब लगा, आर जहाँ पर दिख जाए इसका मतलब वहाँ लोड है। तो एक्सटर्नल लोड बल्ब के रूप में अगर है और इसमें करंट आई दे रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा अगर है, इसका मतलब है कि ज़्यादा करंट खा रहा है। करंट ज़्यादा खाएगा तो हीट ज़्यादा होगा, और हीट ज़्यादा होगा यानी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा, तो पॉकेट से बिल जो है ज़्यादा भरना पड़ेगा यार। तो बात समझिए कि ये जो केमिकल एनर्जी है इसके अंदर, सेल के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो घर में पेंसिल यूज़ कर रहे हैं रिमोट में या आपके घड़ी में, तो वो आपका एक सेल होता है, और ग्रुप ऑफ सेल जो और भी इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं उसको बैटरी कहते हैं। बड़ा वाला बैटरी, छोटा जो पेंसिल वाला आता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इस बल्ब के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो सेल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ गिवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक टर्म देख लें, और ये रेजिस्टेंस है, ये सेल ही है, की लगा देते हैं। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है R, और बाहर वाला तो आप देख ही रहे हैं कि ये बल्ब के रूप में है या फैन के रूप में है, उसका रेजिस्टेंस R है। यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं लिख करके E लिख रहे हैं, और ये जो E है वो बात करने वाले हैं EMF का। EMF का जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट, वो है इलेक्ट्रो, क्या है जी EMF का मतलब, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ठीक है। एक्चुअली में ये फोर्स नहीं है, एक एनर्जी जो सप्लाई कर रहा है उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ईएमएफ के रूप में है। और ये ईएमएफ जो सप्लाई कर रहा है एनर्जी वो कौन कर रहा है? सेल और बैटरी कर रहा है, ठीक है। तो सेल और बैटरी को जब आप कनेक्ट करेंगे किसी वायर, किसी एक्सटर्नल लोड के, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जो कहलाएगा यानी VR, ये टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा। और इस सेल के पास भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर का भी पोटेंशियल जो है वो VR कहला रहा है। तो ये वाली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जहाँ पे करंट फ्लो करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग अगर कहें तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो दो भागों में बटा हुआ है वो कहाँ से बटा हुआ है? इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF से बटा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि EMF इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी E जो है वो इक्वल है VR प्लस VR के। तो VR प्लस VR जो यहाँ पर है, अगर मान लो सेल करंट को ड्रॉ कर रहा है इस वायर के थ्रू वो I, तो VR का मतलब I इंटू R, और इसके जगह पे अगर कहेंगे तो I इंटू स्मॉल r, I को कॉमन ले लिया जाए तो R प्लस R और इज इक्वल टू E। E जो है वो EMF है और EMF जो है ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? सम है। तो आप करंट ड्रॉन बाय द सेल अगर निकालना चाहेंगे तो E बाई R प्लस R होगा। अगर I मैक्सिमम चाहते हैं, करंट विल बी मैक्सिमम ड्रॉन बाय द सेल इन अ सर्किट, देन स्मॉल r जो है एक्सटर्नल तो रहेगा ही रहेगा, इसको आपको लगभग 0 रखना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये E बाई R है, यानी मैक्सिमम जो करंट ड्रॉन बाय द सेल होगा, सेल जो करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट में, अगर वो उसका अमाउंट मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड, तो वो तब होगा जब उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो या 0 के रूप में हो। तो आप EMF को समझ गए। अगर हम इसको दूसरे भाषा में कहें तो E इज इक्वल टू VR प्लस IR लिख रहे हैं, ठीक है। VR इज इक्वल टू IR। अगर इफ़ I इज इक्वल टू अगर 0 कह देंगे तो E इज इक्वल टू VR देखने को मिलेगा, यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही EMF के इक्वल है। जब आप दुकान से ख़रीद के एक सेल लाते हैं तो उस वक्त भी 1.5 वोल्ट लिखा होता है। ये जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ ये मैक्सिमम वैल्यू है उसके पोटेंशियल डिफरेंस का, और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? EMF। लेकिन जब आप सर्किट में उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो वो फिर उसका वैल्यू क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। तो यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो देख क्या रहे हैं कि जब करंट 0 नहीं है तो वो घट रहा है। तो VR अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो होगा E माइनस IR। तो VR जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वो E माइनस IR है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस का वो EMF है E के रूप में, लेकिन उसमें जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो वो घट रहा है। तो ये वाला जो माइनस IR है ये शो कर रहा है लॉस्ट वोल्टेज को, यानी लॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर है वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को एकदम 0 रखेंगे तो VR इक्वल होगा E के, और ये पॉसिबल नहीं है कि R स्मॉल r जो है 0 हो जाए, कुछ ना कुछ तो रहेगा। जितना ज़्यादा R रहेगा उतना जल्दी बैटरी आपका ख़त्म होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर IR को हम क्या कह देंगे? लॉस वोल्टेज। तो जब आप यूज़ करिएगा मोबाइल को तो आपका बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, और उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उस में जो यूज़ कर रहे हैं आप वो VR इज इक्वल टू E माइनस IR। लेकिन अगर चार्ज करिएगा तो जितना लॉस होगा उतना क्या होगा? गेन हो जाएगा। तो चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो VR है वो E प्लस IR है, यानी जितना वोल्टेज को आप डिस्चार्ज कर रहे थे, यानी बैटरी जो डिस्चार्ज हो रहा था उतना फिर सर्किट में लगा करके, बोर्ड में लगा करके चार्जर से उसको क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो कितना चार्ज होगा? IR चार्ज होगा। तो ये IR जो है नेगेटिव में जो जा रहा था यूज़ करने पे वो पॉजिटिव की ओर बढ़ता जाएगा, और तब तक बढ़ता जाएगा जब तक वो IR के क्या हो? इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ? चार्जिंग के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E प्लस IR होगा, यानी यहाँ पर VR जो है वो E से
ज़्यादा होगा। तो चार्जिंग के केस में VR ग्रेटर देन E, और डिस्चार्जिंग के केस में क्या कहेंगे, VR लेस देन E। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में यहाँ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के साथ जो रिलेशन है वो इस तरह से बनाओ। उम्मीद है आप सेल समझ गए, और सेल से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो हम आगे कराएंगे, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव सवाल जो इस बार पूछेगा वो इसी रूप में पूछने वाला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पर दिखा दें कि ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का, सेल है, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम है। ठीक है, 20 यहाँ पर अगर हम लोग कह दें कि 10.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, 10.5 वोल्ट का। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप अगर करंट ड्रॉन बाय द सेल को फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो आप लिखेंगे E/R प्लस R। E जो है वो ये मैक्सिमम है, कितना है 10.5, और R प्लस R जो है वो यहाँ पर 20 + 1 कितना हो गया 21। अरेंज किया 10.5 को अगर हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 2। तो 1/2 का मतलब यहाँ करंट जो सप्लाई हो रहा है 0.5 एम्पियर। ये जो सेल है जिसका EMF 10.5 है, उससे जो करंट ड्रॉ होगा वो 0.5 एम्पियर होगा। ठीक है, और अगर R का वैल्यू ये स्मॉल 0 होता तो उससे और करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे स्मॉल r डिक्रीज़ करेगा वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल की। सेल को ही ग्रुपिंग ऑफ सेल को ही क्या कहते हैं, बैटरी। तो बैटरी पे बात करिए कि क्या है, तो इसमें दो तरीके से जुड़ा हुआ है, सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज वाले में देखिएगा कि सेल इस तरह से एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, जुड़ा हुआ है। इसका EMF एक का E1, E2, E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3, और ये एक्सटर्नल लोड कोई भी से जुड़ा हुआ है जो R है। तो ये जो करंट ड्रॉ करेगा I, वो क्या करेगा, टोटल EMF और बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF जो यहाँ दिख रहा है वो है E1 प्लस E2 प्लस E3। स्टूडेंट और भी होता तो प्लस प्लस करते चले जाते। और टोटल रेजिस्टेंस जो है R1, R2, R3, और इसमें जो R है वो है, तो सबको जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R। तो ये जो है आपका सीरीज में करंट जो ड्रॉ होगा इसमें वो I वो इस रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, अगर सेम EMF और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और सेम EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ पर आपको मान लो N अगर है तो N जो है नंबर ऑफ सेल अगर सेम EMF के साथ है तो टोटल EMF जो है वो NE हो जाएगा, और टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो NR प्लस कैपिटल R। तो इसमें जो करंट ड्रॉ होगा वो ये होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सीरीज वाले से मैक्सिमम करंट हमको चाहिए तो वो मैक्सिमम करंट जो है यहाँ पर वो कैसे मिलेगा, तो फॉर मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग जल्दी में लिख रहे हैं इसलिए आप समझ जाएंगे कि फॉर मैक्सिमम करंट अगर हम लोग देखेंगे तो NE/R होना चाहिए, और NE/R होने के लिए ये R को क्या करना पड़ेगा, 0 लगभग करना पड़ेगा, यानी कम से कम रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो है आपका NE/R हो जाएगा।